नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी मंजिल के रास्तों पे आपका हमसफ़र स्वागत करता हूँ आप सभी का तातीजा ज्ञान अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों नोटबुक और पेन रख दीजिए और ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। आपके दिमाग में चीज़ें डालना, आपको याद करवाना वो मेरी ज़िम्मेदारी है। बस आप क्लास एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये अट्रैक्टिव सी स्लाइड्स बना के लेके आया हूँ। स्लाइड्स ऐसी हैं कि देखते ही बिना आपको ज़्यादा मेहनत किए सीधे आपके दिमाग में जगह बना लेंगी। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दोस्तों अपने चारों तरफ ध्यान दीजिए और देखिए आपको क्या क्या दिखता है। आपकी चेयर है, आपकी टेबल है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका कंप्यूटर होगा, आपकी अलमारी होगी, आपका बेड होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपकी नोटबुक होगी, पानी की बोतल होगी, कुछ पत्थर वगैरह कोई होगा। दोस्तों विज्ञान की भाषा में इन सभी चीज़ों को हम पदार्थ बोलते हैं। दोस्तों आपके आसपास दिखने वाली लगभग सभी वस्तुएं पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। तो क्या सूर्य के प्रकाश को भी हम पदार्थ बोलेंगे, या लाइट को भी हम पदार्थ बोलेंगे, या फिर पापा की डांट या मम्मी के प्यार को भी हम पदार्थ बोलेंगे, या आपके दोस्त की दोस्ती को भी हम पदार्थ बोलेंगे? इन सभी का उत्तर हम देखने वाले हैं इसी स्लाइड में। दोस्तों पदार्थ की एक बहुत प्यारी सी, सुंदर सी और छोटी सी परिभाषा है। ध्यान से देखिए। हर वह वस्तु जो द्रव्यमान रखती है और कुछ स्थान घेरती है, यानी आयतन रखती है, वह पदार्थ कहलाती है। अब द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान का सीधा सा मतलब आप लगा लीजिए वस्तु के वजन से, और आयतन आयतन यानी कि उसने स्पेस में या ब्रह्मांड में कितना स्थान घेरा है, वह उस वस्तु का आयतन होगा। तो अपने को पदार्थ होने का एक क्राइटेरिया पता चल गया कि कोई भी वस्तु अगर उसका कुछ द्रव्यमान है, यानी उसका कुछ वजन है, और वो इस ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है, कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है इस ब्रह्मांड में, अगर ये दो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रही है, देन उस वस्तु को हम पदार्थ बोलेंगे। तो अभी दोस्तों बताइए मेरे को, क्या सूर्य का प्रकाश स्थान घेरता है? ऑब्वियसली आपको स्थान घेरता हुआ नज़र आता होगा, लेकिन क्या इसका कोई द्रव्यमान है? क्या लाइट का कोई द्रव्यमान है? आपका उत्तर होगा नहीं। और अगर इसका द्रव्यमान नहीं है तो ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इसी प्रकार से आप बताइए मेरे को, क्या आपके पापा की डांट, मम्मी का प्यार और आपके दोस्त की दोस्ती, इनका कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ स्थान घेरती हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। हाँ, आप बोल सकते हो कि आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके दिल में स्थान घेरती हैं, परंतु वो स्थान काल्पनिक है। इस ब्रह्मांड में कोई वास्तविक स्थान भावनाएं नहीं घेरती हैं और ना ही उनका कोई द्रव्यमान होता है। इस वजह से भावनाओं को पदार्थ की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। नीचे देखिए दोस्तों, आपको
कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक पत्थर का टुकड़ा है, ऑब्वियसली इसने कुछ स्थान घेर रखा है अपनी हथेली पे, और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, यानी वजन भी होगा। तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? पदार्थ की श्रेणी में आएगा। एक पानी का गिलास यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये गिलास भी पदार्थ की श्रेणी में आएगा, और इस गिलास के अंदर जो पानी है वो भी पदार्थ की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इन दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है, और ये दोनों ही इस ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ स्थान ऑक्युपाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेर रहे हैं, इसलिए ये पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। आपकी नोटबुक है दोस्तों, आप बैग में रखते हैं तो वो भी कुछ स्थान घेरती है। आपने बेंच पे रखा होगा तो बेंच पे वो कुछ स्थान घेरती है, और उसका कुछ ना कुछ वजन भी है, भार भी है, द्रव्यमान भी है, तो ये भी पदार्थ की श्रेणी में आएगी। दोस्तों यहाँ पे दो शब्द हैं, एक द्रव्यमान है और दूसरा भार है। इनमें दोस्तों दिखने में ये दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, परंतु ये दोनों अलग-अलग हैं। द्रव्यमान को सीधा-सीधा हम वस्तु के वजन से वजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान ही वजन है, परंतु भार एक अलग चीज़ है। हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि इस वस्तु का भार इतने केजी है, परंतु वास्तव में विज्ञान की भाषा में भार एक अलग चीज़ है, जो हम आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। दोस्तों प्राचीन धारणा के अनुसार कोई भी वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, और वो पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये हमारे ऋषियों के द्वारा बहुत पहले बता दिया गया था, और आज भी आज का विज्ञान इसी धारणा को अपडेट करते हुए आगे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि पदार्थ क्या है, किस वस्तु को हम पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे, किस वस्तु को हम पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। सीधा सा मतलब है, वस्तु का अगर कुछ द्रव्यमान है या कुछ वजन है और वो कुछ स्थान घेर रही है, अर्थात उसका कुछ आयतन है, तो वो पदार्थ की श्रेणी में आएगी, अन्यथा वो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगी। अभी दोस्तों आप मेरे को कमेंट में बताना, सुगंध पदार्थ है अथवा नहीं है, हवा पदार्थ है अथवा नहीं है। इन दोनों का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हमने जाना पदार्थ क्या होता है, अभी हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप जानेंगे। पदार्थ के आपको बता दूं मैं, कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं और कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं। इस चैप्टर में हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे, और उसी कड़ी में हम सबसे पहले जानेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। पदार्थ किस चीज़ का बना होता है, कैसा बना होता है। कुछ पुरानी धारणाएं थी कि पदार्थ एक लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है, और कुछ धारणाओं में ये बोला गया कि पदार्थ सतत नहीं है, वो छोटे-छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और उन कणों के बीच में स्थान होता है। तो हम इसी को वेरीफाई करने के लिए एक छोटा-सा प्रयोग करके देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों पदार्थ कणों से बना होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक छोटा-सा प्रयोग करते हैं। एक बीकर लीजिए, इसमें 100 ml जल भर लीजिए और जल के स्तर को मार्क कर लीजिए। यहाँ तक का हमने पानी भर लिया है और इसको मार्क कर लिया है। अभी इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डाल के इसको घोलिए, चाहे गरम करके घोल दीजिए, चाहे चम्मच से घोल दीजिए। जब घुलने के बाद
नमक आपको दिखना बंद हो जाएगा, तब आप जल स्तर को देखना, क्या वो ऊपर नीचे होता है? आप पाएंगे कि पहले जो हमने मार्किंग करी थी बीकर में जल स्तर की, अभी भी पानी का स्तर वहीं पे है, अर्थात बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया है। तो हमने 1 चम्मच जो इसमें दूसरा पदार्थ यानी नमक डाला है, वो कहाँ गायब हो गया? वो इसमें दिख भी नहीं रहा है और जल का स्तर भी ऊपर नहीं आया है। तो ये गायब कैसे हो सकता है? इससे दोस्तों पता चलता है कि नमक के जो कण हमने पानी में डाले थे, जल में डाले थे, वो सारे कण पानी के छोटे-छोटे कणों के बीच में खाली जगह देखकर वहाँ पे अपने आप को समावेशित कर लेते हैं और वो दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आप इस पानी को अगर पिएँगे तो ये आपको नमकीन स्वाद देगा, खारा स्वाद देगा, अर्थात नमक के कण इसमें अभी भी विद्यमान हैं, परंतु वो कहाँ छुपे हुए हैं? पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह है, उसके बीच में जाके वो छुपे हुए हैं। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें जो नीले कलर के कण दिखा रखे हैं, ये पानी के कण हैं और जो सफ़ेद कलर दिखा रखे हैं, ये नमक के कण हैं। तो पानी के कणों छोटे-छोटे कणों के बीच में कुछ जगह रहती है, खाली जगह रहती है। नमक के कण जाके उस जगह को भर लेते हैं और हमें नमक दिखना बंद हो जाता है। तो दोस्तों अपने प्रयोग में क्या पता चला? नमक के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। यह सिद्ध करता है कि पदार्थ सतत नहीं है। जो एक पुरानी अवधारणा थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है, उसका ये प्रयोग खंडन करता है और पता चलता है कि पदार्थ सतत नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे कणों से बना हुआ है। सभी पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं और इन कणों के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जगह रहता है। तो दोस्तों यही पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप मतलब वो किस चीज़ का बना हुआ है। अगर हमारा भौतिक स्वरूप देखें, हम इंसान का भौतिक स्वरूप देखें तो उसमें क्या है? हड्डियाँ हैं, मांस हैं, मांसपेशियाँ हैं, ब्लड है, ऊतक हैं, ये सारी चीज़ें शरीर के अंग हैं, इनसे मिलके ये एक शरीर का ढाँचा बना हुआ है। उसी प्रकार से हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप जानना चाह रहे थे। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो सतत नहीं है। उन कणों के बीच में कुछ ना कुछ स्थान खाली रहता है। ये हमारे इस नमक और पानी के घोल वाले प्रयोग ने सिद्ध किया है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हमने जाना पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, यानी पदार्थ किस चीज़ का बना होता है। तो हमें पता चला कि पदार्थ कणों का बना होता है, छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अभी हम ये देखना चाहेंगे कि ये कण कितने छोटे होते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके लिए अगेन हम एक छोटा-सा प्रयोग या क्रियाकलाप करके देखते हैं। ये सारे प्रयोग और क्रियाकलाप दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। उन्हीं को मैंने अट्रैक्टिव वे में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लेते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा-सा क्रिस्टल आप मान लीजिए 1 ग्राम या 2 ग्राम का, और एक बीकर में 100 ml जल भर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे 5 बीकर और ले लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। इन पाँचों बीकर में, बीकर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में 90-90 ml जल, फ्रेश वाटर यानी शुद्ध जल भर के रख लेंगे। और जो अपना शुरुआत वाला बीकर है, इसमें 100 ml जल भरेंगे। अभी दोस्तों हम पता लगाना चाह रहे हैं कि ये जो पदार्थ के कण हैं ये कितने छोटे हैं। अभी ध्यान दीजिए, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा हमने लिया है,
ये वाला, ये भी एक पदार्थ है, और ये पदार्थ है तो हमने जाना है कि ये छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इस छोटे से क्रिस्टल में जितने ज़्यादा कण होंगे, उतने ही उन कणों का आकार जो है वो छोटा होगा, क्योंकि अगर कण छोटे होंगे तो इस क्रिस्टल में उनकी संख्या ज़्यादा होगी, अगर कण बड़े-बड़े होते तो इस क्रिस्टल में उन कणों की संख्या कम होती। तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इस छोटे से क्रिस्टल में कणों की संख्या बहुत अधिक है या बहुत कम है। अगर हमें कणों की संख्या बहुत अधिक मिली, इसका मतलब क्या होगा कि वो कण बहुत ही छोटे हैं, और अगर हमें कणों की संख्या बहुत ही कम मिली, इसका मतलब ये होगा कि वो कण बहुत बड़े-बड़े हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के इस छोटे से क्रिस्टल को, 1 ग्राम का ये लगभग क्रिस्टल है, इसको अपने शुरुआत वाले बीकर के अंदर डाल देते हैं। डालते ही इसका कलर बैंगनी कलर का हो जाएगा ये पानी, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी कलर का रहता है। जैसे इसमें डालेंगे, इसके कण इधर-उधर पानी में गति करेंगे और पूरे पानी को वो बैंगनी कलर का बना देंगे। अभी दोस्तों ये जो 100 ml का घोल हमारे पास बन गया है, इस 100 ml में लगभग 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट है। अगर इसमें से मैं 10 ml जल, इसमें से अगर 10 ml पानी लेकर मैं दूसरे बीकर में रखे हुए शुद्ध जल में डालता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि जो 1 ग्राम का पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था, वो इस पूरे 100 ml पानी में फैला हुआ है। तो अगर इसमें से मैं 10 ml पानी निकालूंगा, तो उस पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत ही कम कण उस 10 ml पानी के साथ नए वाले बीकर नंबर 1 में शिफ्ट होंगे। तो ऐसा जैसे हम करके देखते हैं, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण आते हैं और बीकर नंबर 1 के पानी को भी वो बैंगनी बना देते हैं। अभी यही प्रक्रिया हम बीकर नंबर 1 से 2 में 10 ml डालेंगे, 2 से 3 में 10 ml डालेंगे, 3 से 4 में 10 ml डालेंगे, 4 से 5 में 10 ml डालेंगे। इस प्रकार से हम 10-10 ml 10-10 ml पानी दूसरे बीकर में शिफ्ट करते हुए 5वीं अवस्था पर पहुँचे हैं। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस 1 ग्राम के पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में कणों की संख्या अगर कम होती, तो लास्ट बीकर तक, जो अपना बीकर नंबर 5 है, वहाँ तक कणों की संख्या बिल्कुल नगण्य पहुँचनी चाहिए थी, या हो सकता है नहीं पहुँचनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे अंतिम बीकर तक भी पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस हमें पता चलती है, क्योंकि जैसे ही लास्ट वाले बीकर में भी हम 10 ml का घोल डालेंगे, तो दोस्तों इस प्रयोग से हमें ये पता चला कि एक छोटा सा 1 ग्राम का पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, उसके अंदर कणों की संख्या बहुत 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 ज़्यादा है, अर्थात इसके अंदर जो कण हैं वो बहुत ही छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से कणों की संख्या इस क्रिस्टल के अंदर बहुत ज़्यादा है। यही सभी पदार्थों के साथ होता है। एक कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, उसमें कणों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम उनको नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला इस प्रयोग का? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। एक क्रिस्टल में लाखों करोड़ों कण होते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना दोस्तों? पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ किसका बना है, पता चला पदार्थ कणों का बना हुआ है, उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उन कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। अभी हम कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसको देखने के लिए फिर से एक प्रयोग करते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी इससे पिछले वाले स्लाइड में।
नमक और पानी के घोल वाला। उसमें हमें क्या पता चला था दोस्तों कि जैसे ही हम जैसे ही हम बीकर में पानी लेके उसके लेवल को मार्क कर लेंगे और उसके अंदर नमक डाल देंगे, तो कुछ समय में वो नमक पानी में घुल जाता है और अदृश्य हो जाता है। तो हमने पता किया था वो नमक कहाँ गया। नमक के जो छोटे-छोटे कण हैं, वो पानी के छोटे-छोटे कणों के बीच में जगह देखकर उनके बीच में अपने आप को समावेशित कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या निष्कर्ष निकला इस प्रयोग का? जब एक पदार्थ दूसरे में घुलता है, जैसे नमक पानी में, तो उसके कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। डेली लाइफ में जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, तो भी यही होता है हमारे साथ। जब पानी में हम चाय डालते हैं या कॉफ़ी डालते हैं या नींबू रस डालते हैं, तो पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, वहाँ पे जो हम दूसरा पदार्थ डाल रहे हैं, उसके कण अपने आप को समावेशित कर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे आते हैं दोस्तों। अभी हमने जान लिया कि पदार्थ कणों का बना हुआ है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, उन कणों का आकार बहुत छोटा होता है। तो क्या पदार्थ के ये कण हमेशा एक जगह पे बैठे रहते हैं या फिर ये कण इधर-उधर भागते रहते हैं? ये जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, एक पानी का ग्लास लीजिए, एक पानी का ग्लास लीजिए और उसमें एक बूंद स्याही, इंक डाल दीजिए। आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आपने जो एक बूंद स्याही उस पानी के ग्लास में डाली है, वो पूरे ग्लास में फैल जाती है। ये कैसे संभव हुआ दोस्तों? ये कैसे संभव हुआ? स्याही के कणों ने उस पानी के पूरे ग्लास में इधर-उधर गति करी है और उस गति के कारण वो पूरे ग्लास में फैल गए हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह गति करते रहते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। अर्थात पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इन कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? कोई भी कण या कोई भी वस्तु अगर गति करती है, तो उसका कुछ ना कुछ वेग होता है, वेलोसिटी होती है, यानी स्पीड होती है उसकी। उस वेलोसिटी के कारण, उस स्पीड के कारण या उस गति के कारण उसमें एक ऊर्जा रहती है, जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ये आने वाले क्लासेज में हम पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी रहता है 1/2 mv², जहाँ पे m उस वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु की गति है, वो कितनी गति से चल रही है। तो ये कण भी गति करते हैं, इसलिए इनमें एक गतिज ऊर्जा भी रहती है। इस गतिज ऊर्जा का मान तापमान बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है, जिससे इस गतिज ऊर्जा का भी मान बढ़ता रहता है, क्योंकि कण का द्रव्यमान तो निश्चित है। गतिज ऊर्जा किससे बदलेगी? उसके वेग से। अगर वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा को हम दोस्तों K से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और अगर वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी घटेगी। एक और प्रयोग अगर इसका मैं बताऊं दोस्तों, तो हम अपने घर के एक कोने में अगर अगरबत्ती जला देते हैं, तो उसकी सुगंध हमें घर के दूसरे कोने में या दूसरे घर तक या पूरे घर में हमें पता लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती जैसे ही जलाई,
उसके धुएं के जो कण हैं वो वायु के कणों के बीच में अपने आप को समावेशित करके और इधर-उधर गति करते हुए हर जगह पे पहुंच जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी देखिए, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं तो अब आपकी बोतल में रखा हुआ पानी अभी तक बिखर क्यों नहीं गया? आपकी बोतल में कुछ पानी रखा होगा और अगर हम बोल रहे हैं कि पदार्थ के कण गतिशील हैं, तो ये कण गति करके इससे बाहर क्यों नहीं आ जाते? या फिर आपकी नोटबुक बेंच के ऊपर रखी हुई है, ये नोटबुक गति करके इधर-उधर भाग क्यों नहीं जाती है? ऐसा क्या है जो इन वस्तुओं के कणों को गतिमान अवस्था में होने के बावजूद भी आपस में रोक के रखता है या बांध के रखता है, फेविकोल की तरह इन कणों को खींच के रखता है, चिपका के रखता है? तो दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कोई भी द्रव्यमान M1 और M2 अगर रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच एक आकर्षण बल हमेशा कार्य करता है। ऐसे ही ये पदार्थ के कण भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करके रखते हैं, इसलिए वस्तुएं इधर-उधर भागती नहीं हैं, परंतु फिर भी पदार्थ के अंदर ही अंदर ये कण एक जगह से दूसरी जगह गति करते रहते हैं। किसी पदार्थ में ये गति ज़्यादा होती है, किसी पदार्थ में ये गति कम होती है, किसी पदार्थ में ये गति बहुत ही कम होती है। आकर्षण बल की सामर्थ्य अलग-अलग पदार्थों में अलग-अलग होती है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 3 पदार्थ लिए गए हैं। एक लोहे की कील है, दूसरा चॉक का टुकड़ा है और तीसरा रबर बैंड है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस चॉक के टुकड़े को लीजिए और तोड़ दीजिए, आप बड़ी ही आसानी से 2 उँगलियों में दबा के इस चॉक के टुकड़े को तोड़ सकते हैं। अर्थात इससे क्या पता चला कि चॉक के टुकड़े के जो कण हैं, उन कणों के बीच का आकर्षण बल कमज़ोर है, जिस वजह से हमने बहुत ही आसानी से उस आकर्षण बल को तोड़कर चॉक को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अगर मैं बोलूँ रबर बैंड को तोड़ना है, तो चॉक की तुलना में आपको हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़े, क्योंकि रबर बैंड को आप खींचेंगे, ये बढ़ता जाएगा और एक लिमिट पार होने के बाद ये टूट जाएगा। तो इससे पता चलता है कि रबर बैंड के जो कण हैं, उनके बीच में भी आकर्षण बल कमज़ोर है, परंतु चॉक के कणों के बीच जो आकर्षण बल था, उससे ज़्यादा है। अभी अगर हम बात करें लोहे की कील की, तो इसको आप चाहे जितना बल लगा लीजिए, अपने हाथों से तोड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि इसके कणों के बीच में बहुत ही मजबूत आकर्षण बल है, जिसको तोड़ पाना इतना आसान कार्य नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अलग-अलग पदार्थों में उनके कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, वो अलग-अलग होता है। किसी में कम है, तो किसी में ज़्यादा है, तो किसी में मॉडरेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। अभी तक हमने क्या-क्या जाना, पदार्थ क्या होता है, किस वस्तु को हम पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, वो किस चीज़ का बना होता है। उसके बाद हमने देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फिर हमने उन कणों के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, यानी वो कण हमेशा गतिशील होते हैं, उन कणों के बीच में हमेशा एक आकर्षण बल कार्य करता है। अभी हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या-क्या हैं,
किस किस अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। तो हमारे इस चैप्टर में मुख्य रूप से भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। एक ठोस अवस्था, 2 द्रव अवस्था और तीसरा अपना गैस अवस्था। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू अभी यहाँ पे लेंगे और आगे आने वाली क्लास में, कल वाली क्लास में इन तीनों की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ठोस अवस्था की बात करूं तो ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था देखिए आप। ये कण बिल्कुल व्यवस्थित रहते हैं और नज़दीक नज़दीक रहते हैं, और कणों के नज़दीक नज़दीक रहने से इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो मजबूत होता है। कण जितने नज़दीक होंगे आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो कणों के नज़दीक होने की वजह से इनमें आकर्षण बल अधिक होता है, जिसकी वजह से कण इधर-उधर भाग नहीं पाते हैं और ये एक निश्चित आकार में बंधे रहते हैं। इसलिए इनका ठोसों का आकार हमेशा निश्चित होता है और आयतन हमेशा निश्चित होता है। इसका उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, आपकी पेन या पेंसिल देख लीजिए, आपकी नोटबुक देख लीजिए, ये सब चीज़ें ठोसों में आती हैं। आपकी बेंच देख लीजिए, आपकी चेयर देख लीजिए, इनका ना तो आकार बदलता है, ना ही इनका आयतन बदलता है। अर्थात अगर आपकी नोटबुक आज जितना स्थान घेर रही है, कल भी अगर आप उसको टेबल पे रखेंगे तो वो उतना ही स्थान घेरेगी, उसका आयतन नहीं बदलता है। और उसका आकार आज अगर चौकोर है तो कल भी वो चौकोर ही रहेगा, उसका आकार बदलने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोसों में कणों की व्यवस्था बहुत निकट निकट होती है, जिससे उनमें मजबूत आकर्षण बल लगता है, और मजबूत आकर्षण होने की वजह से ये हमेशा व्यवस्थित और बंधे हुए रहते हैं। दूसरा अगर दोस्तों मैं बात करूं द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में देखें तो ठोसों की तुलना में कणों की व्यवस्था हल्की दूर दूर होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु ठोस की तुलना में ज़्यादा दूर दूर पाई जाती है। अभी कणों की व्यवस्था दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में एक मध्यम आकर्षण बल कार्य करता है। मध्यम मतलब ठोसों की तुलना में वो आकर्षण बल कम रहता है, परंतु आगे जो हम गैसीय अवस्था पढ़ेंगे उनकी तुलना में आकर्षण बल इनके कणों में ज़्यादा होता है। ये आकर्षण बल ना तो ज़्यादा है ना कम है, यानी बीच का सा आकर्षण बल है। और बीच का सा आकर्षण बल होने के कारण इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनमें बहाव का गुण पाया जाता है, परंतु आयतन इनका निश्चित होता है। अगर किसी द्रव को हम टेबल के ऊपर डाल दें, सोचिए पानी को अगर टेबल के ऊपर डाल दें तो वो फैलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके कणों के बीच में इतना ज़्यादा आकर्षण बल नहीं है जितना ठोसों में पाया जाता है, इसलिए वो कुछ हद तक फैलने की कोशिश करेगा। परंतु आप सोचिए, अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है या मान लीजिए 1 लीटर दूध है, उसको हम बीकर में डालेंगे तो भी वो 1 ही लीटर रहने वाला है, बोतल में डालेंगे तो भी वो 1 ही लीटर रहने वाला है, और अगर उसको हम किसी कढ़ाई में डाल देंगे तो भी वो 1 ही लीटर रहने वाला है। उसका आयतन नहीं बदलेगा जब तक कि आपके दूध वाले उसमें 1 लीटर पानी और मिला दें, वो अलग बात है। परंतु ये अपना आयतन नहीं बदलते, लेकिन आकार इनको जिस भी पात्र में डाला जाएगा उसी पात्र का ये आकार ले लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके कणों की व्यवस्था दूर दूर होने से इनमें आकर्षण बल थोड़ा सा कमजोर होता है, जिसकी वजह से इनमें बहाव का गुण पाया जाता है। अगला है दोस्तों गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में कण बिल्कुल आज़ाद होते हैं, इनमें आकर्षण बल ये समझो नगण्य होता है, बहुत ही कम या ना के बराबर आकर्षण बल इनमें कणों में आपस में रहता है। ये बहुत दूर दूर जहाँ भी इनको हम छोड़ेंगे ये भागने की कोशिश करेंगे, हमेशा दूर दूर दीवारों पर टक्कर मारने की कोशिश करेंगे। गुब्बारे का उदाहरण देखिए, जैसे हवा भरते हैं गुब्बारा फूल जाता है और वो अपने आप पिचकता नहीं है, अर्थात उसके अंदर जो हवा भरी है
उसके कण गुब्बारे की दीवारों पे चारों तरफ बाहर की ओर फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं। इनमें आकर्षण बल लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए इनमें आकर्षण बल नहीं पाए जाने की वजह से इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इनको आप जिस भी पात्र में डाल के कैद करेंगे, उसी पात्र का ये आकार ले लेंगे, मैक्सिमम आकार जो रहेगा वो आकार ले लेंगे, और उसी पात्र का जो मैक्सिमम आयतन रहेगा उतना मैक्सिमम ये आयतन घेर लेंगे। हाँ, इनमें एक संपीड्यता का गुण पाया जाता है, उच्च संपीड्यता इनकी होती है। संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके कण पहले से ही बहुत बहुत अधिक दूरी पे उपस्थित हैं। उनको अगर हम प्रेस करते जाएंगे तो वो नज़दीक 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 आ जाएंगे। वही अगर हम देखें दरों की और ठोसों की बात करें, तो दरों में कण दूर हैं लेकिन कम दूरी पे हैं, तो उनको भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत हम प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। यानी इन गैसों में संपीड्यता बहुत अधिक रहती है और ठोसों में संपीड्यता रहती है लेकिन गैसों की तुलना में कम रहती है। सॉरी, दरों में संपीड्यता रहती है परंतु गैसों की तुलना में कम रहती है। और ठोसों में अगर संपीड्यता की बात करें तो ये बहुत ही कम रहती है, या ये कहीं ना के बराबर रहती है, क्योंकि इनके कण तो पहले से ही नज़दीक नज़दीक दूरी पे हैं, आपस में बहुत ही कम से कम दूरी पे हैं, तो इनको और ज़्यादा कंप्रेस कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगला दोस्तों देखिए, नीचे एक आपको आरेख दिख रहा होगा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से गैस और गैस से ठोस में बदलने का ये आरेख है। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन वाले टॉपिक पे, जो इसी चैप्टर में आएगा। तो यहाँ दोस्तों अपना आज की जो क्लास होती है यहीं तक रखते हैं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो दोस्तों जल्दी से हम समराइज करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने देखा पदार्थ क्या होता है, परिभाषा पदार्थ की। उसके बाद हमने देखा पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पता चला पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है। फिर हमने उनके कणों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमें पता चला कि वो कण हमेशा गतिशील रहते हैं, उन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, उन कणों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। उसके बाद हमने देखा पदार्थ की ये अवस्थाएं, जिनमें ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था पड़ी। हालांकि इनके अलावा भी दो अवस्थाएं होती हैं, परंतु वो अपने इस चैप्टर में अभी नहीं हैं। आने वाली क्लासेज में हम आप उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था को, तीनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनका पदार्थों का आपस में अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे, जिसमें हम गलनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और अंत में हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार पीपीटी को फिर से आप लोग देख लीजिए। अगर इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जितने भी क्लासेज मैं लूँगा उन सभी क्लासेज की पीपीटी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। विदा लेता हूँ दोस्तों, जय हिंद।